नमस्कार। मर्सिडीज बेंज आज इसी की कहानी आपको सुनाएंगे। दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो अपने लिए मर्सिडीज बेंज को ओन करना बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानते हैं। जिनके पास मर्सिडीज बेंज होती हैं वो अपने को काफ़ी प्राउडली फील करते हैं। आपको पता है, जर्मनी में गरीबी और संघर्ष में पले बड़े एक बच्चे का एक ख्वाब था जो आज अमीरों के घर में रहता है। आज उसी बच्चे के ख्वाब और उसी बच्चे के संघर्ष के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से उसने संघर्षों से जीते हुए इस कंपनी को खड़ा किया। उस बच्चे का नाम था कार्ल बेंज। ये जर्मनी में पैदा हुआ था। कार्ल बेंज को इस दुनिया में पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों का जनक भी माना जाता है। जब ये महज 2 वर्ष के थे तब उनके सिर से उनके पिता का छाया उठ चुका था। नतीजा हुआ कि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। जो उनकी माँ थी, उनके पिता के गुजरने के बाद उनको मजबूरीवश लोगों के घर घर काम तक करना पड़ गया था। ये जो कार्ल बेंज हैं, इनका जन्म 25 नवंबर 1844 को जर्मनी में हुआ था। इनके पिता यूं तो पेशे से लोको पायलट थे, लेकिन उनका शुरुआती जीवन काफी ज्यादा कठिन रहा था क्योंकि उनके पिता उनकी कम उम्र में भी उनका देहांत हो चुका था। उनकी जो माँ है वो आस पड़ोस में किसी न किसी प्रकार से काम करते हुए आगे बढ़ती रही, लेकिन उनकी माँ ने कार्ल बेंज के जीवन में किसी भी प्रकार से उनके पिता की कमी को महसूस नहीं होने दिया। कार्ल बेंज भी पढ़ाई में बहुत ज्यादा होशियार और समझदार थे। उनको केमिस्ट्री और मैकेनिक्स बहुत ज्यादा पसंद थी। जब वो 15 वर्ष के थे तब उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर्स में टेस्ट पास कर लिया था। उसके बाद कार्ल ने पॉलिटिकल स्कूल से अपनी इंजीनियरिंग पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे तकरीबन 7 साल तक उन्होंने अलग अलग जगहों पर काम किया, जिसकी वजह से उनकी कार्य कुशलता में निरंतर वृद्धि होती गई। ये वो 18वीं सदी का काल था। ये वो समय था जब लोगों के आवागमन का मुख्य साधन घोड़ा गाड़ी ही हुआ करता था। उस दौर में कार्ल बेंज ने ख्वाब देखा था, और वो ख्वाब ऐसा था कि आज के दौर में जितनी भी घोड़ा गाड़ियां चल रही हैं, एक समय ऐसा आएगा कि फ्यूल से चलने वाली गाड़ियां ही होगी। लोग उसी से ज्यादा सफर किया करेंगे। इनके इस ख्वाब को देख करके लोग हंसी उड़ाया करते थे, मजाक बनाया करते थे, लेकिन कार्ल बेंज को अपने ख्वाबों पर पूरा यकीन था और वो यकीन को सच करने के ख्वाब से ही महज 27 साल की उम्र में अपनी नौकरी को छोड़ देते हैं और साथ लेते हैं अपने एक दोस्त को, जिसका नाम होता है अगस्त रिटर। ये इनके साथ मिलकर के एक लोहे में व्यापार करने के लिए कंपनी की स्थापना कर देते हैं। लेकिन कार्ल्स को जो ख्वाब था अपनी खुद की गाड़ी बनाने का, वो अपने सपने पर काम करना शुरू कर देते हैं। अपनी कार को बनाने में वो इतना मशगूल हो गए थे कि अपने व्यापार में ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे और अपने व्यापार को दोस्त के भरोसे छोड़ दिया था। दोस्त ने भी इस मौके का खूब गलत फायदा उठाया और उस व्यापार में खूब घोटाला करता रहा। नतीजा हुआ कि व्यापार धीरे धीरे ठप होने की स्थिति में आ चुका था। कार्ल सब आर्थिक संकट में पड़ने ही वाले थे और इस मुश्किल घड़ी में उनकी एक दोस्त थी। उसका नाम था बेरथा रिंगर। ये जो बेरथा रिंगर हैं, ये लड़की अमीर परिवार से आती थी। कार्ल्स ने आगे चल करके इसी लड़की से शादी कर ली। अब चूंकि बेरथा एक अमीर परिवार से आती थी, इसलिए उसने शादी में अपने साथ खूब सारी दौलत भी लाई थी। कार्ल्स ने इसी दौलत से जो अपना दोस्त था अगस्त रिटर, जो कि उनके व्यापार में काफी घोटाले कर रहा था, उससे उनकी हिस्सेदारी खरीद ली और उसे व्यापार से अलग कर दिया। अब ये जो व्यापार है वो कार्ल्स और उनकी पत्नी बेरथा के हवाले हो चुका था। साल 1879 में कार्ल्स ने गैसोलीन से चलने वाले 2 स्ट्रोक इंजन का आविष्कार कर लिया था और उसका पेटेंट भी अपने नाम करवा लिया था। लेकिन इतना होने के बावजूद भी इनका व्यापार है वो खास प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा था। इन्होंने बैटरी सिस्टम, स्पार्क प्लग, क्लच, गियर कार्बोरेटर, गियर शिफ्ट करने जैसे बहुत सारे पेटेंट अपने नाम करवा लिए थे, मगर इसके बावजूद भी इनके व्यापार में कोई ज्यादा मुनाफा नहीं देख रहे थे। इससे उभरने के लिए उन्होंने अपनी कंपनी के शेयर बेचने की शुरुआत कर दी। एक समय तो ऐसा आया जब उनकी कंपनी में उनके शेयर मात्र 5% ही रह गए थे। इनकी हैसियत इन कंपनी में ना के बराबर रह गई थी। इस ना के बराबर हैसियत को देखते हुए कार्ल बेंज ने उस कंपनी से बाहर निकलने में ही अपनी भलाई समझी। थोड़े समय के बाद उनकी मुलाकात साइकिल के व्यापारी मैकान्स रोज और फ्रेड विल्म्स से हुई। इन तीनों ने मिलकर के एक नई कंपनी की शुरुआत की और उस कंपनी का नाम रखा बेंज एंड कंपनी। यहाँ पर काम करते हुए कार्ल्स को पुनः अपने सपने पर काम करने का काफी समय मिल रहा था। इसका परिणाम ये रहा कि साल 1885 में उन्होंने 3 पहियों वाली साइकिल बनाने में सफलता हासिल कर ली थी, जो कि गैसोलीन से चल रही थी और इसके अंतर्गत 4 स्ट्रोक मोटर लगी हुई थी और उन्होंने इसका पेटेंट भी
करवा लिया था बेंज पेटेंट मोटर वैगन। इसकी अधिकतम गति जो थी वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि इसको कंट्रोल कर पाना बड़ा ही मुश्किल था। एक दिन जब ये ट्रायल के लिए बाहर निकाल रहे थे तब इनकी गाड़ी सामने दीवार से टकरा गई थी। इस घटना के बाद कार्ल बेंज का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया, खूब मखौला उड़ाया गया, और इतना ही नहीं, लोगों में एक भ्रम और फैला दिया गया कि ये गाड़ी गैसोलीन से चलती है और गैसोलीन कभी भी फट सकता है। फटने की डर की वजह से ये गाड़ी ज़्यादा बिक भी नहीं पाई और इस उत्पाद ने कुछ खास सफलता भी हासिल नहीं की। लेकिन कार्ल बेंज जो थे वो हार मानने वाले कहाँ थे। वो अपने ख्वाबों का पीछा करते हुए एक बार फिर से एक बेहतरीन गाड़ी बनाने में लग गए, जिसका परिणाम ये रहा कि साल 1889 में उसी व्हीकल का अपग्रेडेड मॉडल 2 और उसी साल उसी व्हीकल का अपग्रेडेड मॉडल 3 निकाल लिया था। इस बार उन्होंने जो नए मॉडल बनाया था उस मॉडल के ऊपर वो किसी भी प्रकार की पब्लिसिटी नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि वो अपने पहले वाले मॉडल की फजीयत को ध्यान में रख रहे थे, इसलिए उन्हें लग रहा था कि पब्लिसिटी नहीं करनी थी। लेकिन इन मॉडल्स पर उनसे ज्यादा यकीन उनकी पत्नी बेरथा को था। बेरथा ने कार्ल्स को खूब समझाया। लाख समझाने के बावजूद भी जब कार्ल्स नहीं माना तो बेरथा ने एक दिन सुबह अपने दोनों बच्चों को चुपके से उठाया और उस गाड़ी पर बिठा दिया और बेरथा कार्ल्स को बिना बताए निकल गई एक अनोखी यात्रा पर। ये यात्रा 107 किलोमीटर की थी। ये यात्रा ऑटोमोबाइल की दुनिया को बदलने वाली थी। इसी दौरान लोगों ने पहली बार एक तिपहिया वाहन देखा जिसके अंतर्गत कोई घोड़ा नहीं था। ये तिपहिया वाहन स्वयं की गति से बड़ी तेज गति से भाग रहा था। उत्सुकतावश इस तिपहिया वाहन को लोग देखने के लिए पीछे पीछे भागे जा रहे थे। रास्ते में कई बार ये गाड़ी खराब भी होती है, जिसे बेरथा खुद रिपेयर करती है और आगे बढ़ जाती है। इसमें ईंधन भरने की क्षमता सिर्फ 4 लीटर ही थी। तो रास्ते में बेरथा ने विलोच नामक जो सिटी है वहां से एक दुकान सिटी फार्मेसी से एक पेट्रोलियम फॉर्मेट लिंगरॉइन को खरीदा और उसे रिफिल करके आगे बढ़ गई। इसी वजह से सिटी फार्मेसी को दुनिया का पहला फिलिंग स्टेशन भी माना जाता है। कुछ समय और यात्रा करने पर बेरथा ने पाया कि इसमें जो लकड़ी के ब्रेक लगे हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए बेरथा ने 5 से चमड़े की दुकान से इसके अंतर्गत चमड़े के ब्रेक लगवा दिए और उनका जो सफर है वो और आसान हो गया। ये 107 किलोमीटर की यात्रा पूरे 12 घंटे के स्ट्रगल के बाद पूरी हुई। बेरथा 12 घंटे बाद अपनी माँ के घर पहुंची। कुछ दिनों तक वो अपनी माँ के पास ही रही और माँ के पास रहने के बाद वो वापस कार्ल्स के पास आ गई। जब वो वापस कार्ल्स के पास आई तो उसने अपनी गाड़ी की पूरी फीडबैक कार्ल्स को दी, मसलन इसके अंदर क्या कमी है और कैसे सुधार किया जा सकता है। ये जो यात्रा थी, इस यात्रा की चर्चा चारों तरफ हो गई। ये काफ़ी ज़्यादा इस यात्रा की प्रसिद्धि हो गई और इस ख्याति का ये परिणाम हुआ कि लोग इस गाड़ी को देखने के लिए दूर दूर से आना शुरू कर चुके थे। परिणाम ये रहा कि जो कंपनी का इंटरनल कंबंशन इंजन है वो खूब बिक रहा था। बेंज एंड कंपनी उस समय दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई थी। साल 1893 कार्ल बेंज ने अपनी गाड़ी को बेंज विक्टोरिया नाम दिया। उस जमाने की सबसे लग्जरी गाड़ी थी ये। साल 1899 तक इसकी जो कंपनी है वो दुनिया में 572 कारें बेचने में सफल हो चुकी थी। आप सोचिए, वो घोड़ा गाड़ी का ज़माना था। उस ज़माने में आम आदमियों के लिए कार खरीदना आसान बात नहीं थी। उस ज़माने में जो मोटर गाड़ी है केवल राजा महाराजा और रईस लोग ही रखा करते थे। लेकिन उस समय कार्ल्स अकेले ही नहीं थे जो गाड़ी बना रहे थे। एक और कंपनी थी जिसका नाम था डेमलर। ये भी बहुत ही उम्दा किस्म की गाड़ियाँ बनाया करती थी और इस कंपनी को चलाने वाले थे गोटलीब डेमलर और हेनरी जोहन। ये दोनों इस कंपनी को चलाया करते थे। इस कंपनी ने मार्च 1901 में मर्सिडीज 35 HP नाम की कार लॉन्च की थी। ये उस जमाने की सबसे लोकप्रिय और सबसे किफायती कार थी। लोगों के अंदर बहुत ही ज्यादा ये कार लोकप्रिय थी। लेकिन इसी दरमियान दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने का ये परिणाम हुआ कि इन दोनों कंपनियों को काफी व्यापारिक घाटा उठाना पड़ा। बाजार में मंदी छा गई थी। लोगों का इंटरेस्ट कार खरीदने के प्रति कम होता जा रहा था। नतीजा ये हुआ कि दोनों कंपनियां घाटे में चलती चली गई। समय के साथ साथ दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया, लेकिन बाजार की मंदी खत्म नहीं हुई थी। ये दोनों इस मंदी से उभरने के लिए साथ आते हैं और साल 1926 में ये दोनों एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। ये दोनों कंपनियां एक साथ मिल करके एक और नई कंपनी की नींव रखते हैं। इस कंपनी का नाम होता है डेमलर बेंज। यही कंपनी कालांतर में मर्सिडीज बेंज के नाम से जानी जाती है। ये जो कंपनी है साथ मिल करके अच्छा काम कर रही होती है। इसी समझौते के 3 साल बाद 4 अप्रैल 1929 को कार्ल बेंज की मृत्यु हो जाती है। लेकिन फिर भी जो कंपनी है वो अपने काम को बखूबी कर रही होती है। ये नित्य नए नए मॉडल मार्केट में लॉन्च कर रही होती है और इसका प्रत्येक मॉडल पिछले वाले मॉडल से नया और बेहतरीन होता था। इसलिए लोगों में बहुत ही ज़्यादा ये कंपनी लोकप्रिय हो रही थी। लेकिन समय ने करवट बदली और जर्मनी की सत्ता हाथ लग गई हिटलर को।
हिटलर ने कुछ ज़्यादा बदलाव करने की कोशिश की। हालांकि हिटलर को मर्सिडीज की कारें बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन वो चाहता था कि जर्मनी ऐसी कार बनाए कि स्पीड के मामले में दुनिया को सबसे पीछे छोड़ दे। और उसके उस ख्वाब को सच दिखाने का जो कारनामा एक जर्मन कंपनी ने किया था, उस कंपनी का नाम था मर्सिडीज बेंज। इस गाड़ी ने दुनिया की सबसे तेज चलने वाली गाड़ी भी बनाई। इसी दरमियान एक बार फिर से दूसरा विश्व युद्ध है वो शुरू हो जाता है, जिस कारण उनके जो कार के प्लांट हैं वो विश्व युद्ध में बमबारी का शिकार हो जाते हैं। उनके प्लांट बमबारी में बर्बाद हो जाते हैं। नतीजा होता है कि उनको गाठा उठाना पड़ता है। इसी दरमियान हिटलर का एक और आदेश आ जाता है। हिटलर कहता है कि आपको गाड़ी अब केवल सैनिकों के लिए ही बनानी चाहिए और प्रोडक्शन भी सैनिकों के लिए ही बढ़ाना चाहिए। अब मर्सिडीज बेंज को अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मजदूरों की आवश्यकता थी, लेकिन मर्सिडीज बेंज के सामने दिक्कत ये थी कि ज्यादातर लोग युद्ध लड़ने के लिए चले गए थे, तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ाए। इसीलिए मर्सिडीज बेंज ने अपनी कंपनी में महिलाओं की नियुक्ति करना जरूरी समझा। महिलाओं की नियुक्ति होने के बाद कंपनी काम कर रही, लेकिन फिर भी वो अपने प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा पा रही थी। इसीलिए उन्होंने जो हिटलर के कैद में जो यहूदी थे, उन यहूदियों को अपनी फैक्ट्री में बतौर मजदूर काम करवाना शुरू कर दिया। इसकी वजह से कंपनी अपना प्रोडक्शन बनाने में तो सफल रह गई, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ और उस युद्ध में जर्मनी की हार हुई, तो यहूदियों को बतौर एम्प्लॉय रखने के कारण इस कंपनी को बहुत ज़्यादा आलोचना का सामना करना पड़ा। युद्ध खत्म होने के बाद जो कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट थे वो सब कंपनी से छीन लिए गए, मगर कंपनी ने फिर भी हार नहीं मानी और अपने काम को एक बार फिर से नए सिरे से शुरू करना जारी रखा। अब उसने अपनी नई यात्रा में एम्बुलेंस और पुलिस के लिए गाड़ियां बनाना शुरू की। धीरे धीरे इसको सफलता मिलनी शुरू हुई और ये आम लोगों के लिए गाड़ियां बनाना शुरू कर चुकी थी। लेकिन ये फिर भी इतना करने के बावजूद भी दुनिया में वो अपना पहले वाला स्तर प्राप्त नहीं कर पा रही थी जो युद्ध से पहले उसके पास था। लेकिन उसने साल 1952 में मर्सिडीज ने 300 SL नामक एक कार लॉन्च की, जो गल विंग डोर्स वाली थी और ये कार देखने में किसी ड्रीम कार से कम नहीं थी। इस कार ने देखते ही देखते लोगों के बीच में धूम मचा दी। इसका नतीजा रहा कि मर्सिडीज को वो पहले वाली पोजीशन मिल गई जो युद्ध से पहले थी। 1953 में कंपनी ने W120 और W121 मॉडल लॉन्च किया। मर्सिडीज बेंज ने इसके अलावा 180 और 190 मॉडल भी लॉन्च किया। इसके अलावा 120, 120S और 190S2 नाम के जो मॉडल है वो लॉन्च किए। इन्हीं के दम पर कंपनी ने दोबारा ग्लोबल मार्केट में अपनी पकड़ बना ली और अपनी पोजीशन बनाने में कामयाब हुई। ये दुनिया की पहली कार कंपनी है जिसने 4 वॉल्व डीजल इंजन गाड़ियों में सेट किया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि कंपनियों की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव देखी गई थी। साल 1961 में कंपनी ने पहली बार अपनी गाड़ी में सीट बेल्ट लॉन्च किया। इसके अलावा जो गाड़ी है, जो कंपनी है, वो उसने अपने यात्रियों की सुरक्षा के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया था, जिसके कारण ग्राहकों में ये काफ़ी लोकप्रिय होना शुरू हो चुकी थी। अगर मर्सिडीज बेंज की भारत के संदर्भ में बात की जाए तो भारत में इस कंपनी ने प्रवेश किया था साल 1994 में प्रवेश किया था भारत के पुणे से। पुणे में इस कंपनी ने अपना प्लांट स्थापित किया। प्लांट स्थापित करने के ठीक एक साल बाद 1995 में ये अपनी पहली कार कंपनी W124 मॉडल लॉन्च करती है। हालांकि भारत में ऐसा नहीं है कि 1994 में ही मर्सिडीज कार भारत में आई थी। उससे पूर्व मशहूर उद्योगपति जे.आर.डी. टाटा के लिए एक खास कार जर्मनी से मंगवाई गई थी। दुनिया में बिकने वाली हर चौथी मर्सिडीज कार जो है वो भारत में बिकती है। भारत सहित पूरी दुनिया में मर्सिडीज की GLC मॉडल की गाड़ी है वो सबसे ज्यादा बिकती है और सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा पसंद की जाती है। मर्सिडीज बेंज दुनिया की सर्वाधिक बिकने वाली लग्जरी कार ब्रांड में से एक है। इस कंपनी की गाड़ी खरीदना लोगों के लिए जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है। आज की कहानी में तो इतना ही है। कहानी कैसी लगी जरूर लिखिएगा। मर्सिडीज बेंज की कौन सी कार आपकी ड्रीम कार है, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। और कौन से ब्रांड की स्टोरी आप सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट खुला है, अपने विचार व्यक्त जरूर कीजिएगा। यदि आपने इस कहानी को यहाँ तक सुन लिया है तो आपसे दरख्वास्त है कि जाने से पूर्व चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं इसी तरह की एक नई इंस्पायरिंग ब्रांड स्टोरी लेकर के आपके सामने। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।